हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें यूनिट 1 में मापन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सार्थक अंक को, और सार्थक अंक को किस प्रकार से लिखा जाता है। आज हम लोग वहीं से आगे पढ़ते हैं। आज की हमारी अगली हेडिंग है अंकों का पूर्णांकन। अंकों का अंकों का पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। अंकों का पूर्णांकन किस प्रकार से करते हैं, इसको हम समझते हैं। तो इसका पहला नियम है, अंकों के पूर्णांकन का जो पहला नियम है, यदि कोई अंक है, जैसे मान लीजिए एक अंक कोई मैं ले रहा हूं 2.35137, और इसमें मुझे इस 3 को पूर्णांकित करना है या इस 5 को पूर्णांकित करना है। मान लीजिए इस 5 को पूर्णांकित करना है, राउंड ऑफ करना है। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक चीज आप जान लीजिए कि पूर्णांकित राउंड ऑफ करने वाले, पूर्णांकित करने वाले अंक के बाद जो भी अंक है उसका पहला अंक, जो छोड़े गए अंक है उनको छोड़ देंगे। जो छोड़े गए अंक है इनका जो पहला अंक है, अगर ये 5 से छोटा है तो हम जैसा का तैसा 2.35 जैसे है इसको ऐसे लिख देते हैं। ये पहला नियम है। तो इसको मैं नोट्स जो है एनसीईआरटी का लिख भी रहा हूं, जिससे आप अच्छा नोट्स भी बना सकें। तो पहला पॉइंट लिख लिख के आपको समझा रहा हूं। यदि छोड़े गए अंकों में, यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से छोटा है, प्रथम अंक 5 से छोटा है, तो रखे गए अंकों में, तो रखे गए अंकों में तो रखे गए अंकों में अंतिम अंक, अंतिम अंक अपरिवर्तित रहता है। अंतिम अंक अपरिवर्तित रहता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए 2.35147। तो इसमें अगर मुझे, ध्यान दीजिए, अगर मुझे इसमें मान लीजिए इस 5 को पूर्णांकित करना है, तो 5 को जब पूर्णांकित करना है तो नियम क्या कह रहा है, छोड़े गए अंकों में, तो इतने अंक को हम छोड़ रहे हैं, और छोड़े गए अंकों में यदि प्रथम अंक कौन सा है, 1 है। यदि ये 5 से छोटा है तो रखे गए अंकों का अंतिम अंक क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका पूर्णांकन कैसे हो जाएगा, 2.35। ये हो जाए। सार्थक अंक की संख्या आपको लिखना बताए थे, कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। इसको भी आप जानिए। अब हमारा दूसरा नियम है, दूसरा नियम कह रहा है यदि छोड़े गए अंकों में, यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से बड़ा है। ये जो अंक है, जैसे मान लीजिए इतने को छोड़ रहे हैं, अगर ये वाला अंक 5 से बड़ा है तो अंतिम अंक में, तो अंतिम अंक में एक जोड़ कर लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जोड़ कर लिखते हैं। अंतिम अंक में एक जोड़कर लिखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल लीजिए 2.3261 में हमको 2 को पूर्णांकित करना है, राउंड ऑफ करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए नियम क्या कह रहा है, मुझे नहीं निकला, नियम लिखता है, हर चीज नियम पे चलता है, फिजिक्स।
यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से बड़ा है, तो जिसको हम छोड़ रहे हैं, देखिए इसको हम छोड़ रहे हैं, 3 अंक तक ले रहे हैं, 2 अंक दशमलव के 2 अंक तक, यानी 2 को हमको पूर्णांकित करना है। तो 2 के बाद छोड़े गए अंकों में अगर पहला अंक 5 से बड़ा है, तो पहले वाले अंक में हम क्या करते हैं, अंतिम अंक जिसको मुझे लिखना है, पूर्णांकित करना, उसमें 1 जोड़ के लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2.33। सार्थक अंक कितने हो गए, 3 हो गए। समझ गए, इस प्रकार से। तो ये दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम देखिए क्या कहता है, इसका जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम कहता है कि यदि छोड़े गए अंकों में, यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है, प्रथम अंक 5 है, अथवा 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0 है, तो रखे गए अंक में यदि वो विषम है, यदि रखे गए अंक में, रखे गए अंक में यदि वो विषम है, यदि वो विषम है, तो एक जोड़ कर लिखते हैं, तो एक जोड़ कर लिखते हैं, यदि सम है तो अपरिवर्तित रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, यदि सम है, सम है तो अपरिवर्तित रहेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। तो ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 8.3451 है और 8.3751 है। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए, अगर मुझे इसमें 5 को पूर्णांकित करना है, अच्छा सॉरी, हमको 4 को पूर्णांकित करना है, 4 को हमको पूर्णांकित करना है, और इसमें हमको 7 को पूर्णांकित करना है। सात को पूर्णांक, तो यह ध्यान दीजिए, ये छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक, जितने अंक, जैसे आप इसको छोड़ रहे हैं तो 5 है, तो देखिए 5 भी है, अथवा 5 के बाद 0 है, तो 0 तो है नहीं। यदि रखे गए अंक में यदि वह विषम है, तो देखिए 5 के पहले क्या है, सम है, विषम है तो एक जोड़ देंगे, तो भाई विषम, यहां ध्यान दीजिए, ये तो सम है, इसकी कोई बात नहीं, और सम है तो अपरिवर्तित रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 8.34 ही लिखेंगे। अगर सम है तो वैसे रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, और विषम है तो, अब देखिए मुझे यहां 7 को पूर्णांकित करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 8.3। अब यहां देखिए क्या है, विषम, यहां ध्यान दीजिएगा, ये विषम है, विषम है तो हम क्या कर देते हैं, एक जोड़ कर लिखते हैं, तो 3.8 लिख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एक बार और समझा दे रहा हूं आपको। यदि जिस अंक को आप पूर्णांकित करना चाह रहे हैं, यदि उसके बाद का अंक 5 है या उसके बाद 0 है, और यदि जिस अंक को आप लिख रहे हैं यदि वो विषम है, तो हम उसको अपरिवर्तित रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और यदि वो विषम है तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ के लिख देंगे। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एक नियम इसका और है पूर्णांकन का, वो भी मैं बता देता हूं। विभिन्न अंकों, विभिन्न मापों, विभिन्न मापों को जोड़ते घटाते, जोड़ते घटाते, गुणा तथा भाग करने के पश्चात, गुणा तथा भाग करने के पश्चात, भाग करने के पश्चात अंतिम परिणामों में,
अंतिम परिणामों में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए जितने की दशमलव के बाद जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली माप हो सबसे कम अंकों वाली माप हो। अब थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान दीजिए, मैं आपको इसका न्यूमेरिकल लेके भी बता रहा हूं, लेकिन समझ लीजिए विभिन्न मापों को जोड़ते या घटाते समय, किसी भी माप को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, भाग करने के पश्चात तथा भाग करने के आप भाग भी कर रहे हैं, अंतिम परिणामों में दशमलव के बाद जो भी परिणाम प्राप्त होता उसके दशमलव के बाद, दशमलव अभी बता रहा हूं एग्जांपल, उतने ही अंक रखने चाहिए, मतलब उतना ही अंक रखिए जितने की दशमलव के बाद सबसे कम वाली माप हो। यानी दशमलव के बाद जितनी कम माप आप मेजरमेंट जितना कम कर सके उन्हीं अंकों को रखना चाहिए, बाकी अंकों को छोड़ देना चाहिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर हम एक न्यूमेरिकल आपको अच्छा सा बताते हैं। आइए न्यूमेरिकल इस पर देखते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल है, किसी आयत की लंबाई, प्रश्न है किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 1.253 मीटर है। तो पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए, उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए, अंकों में ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे लगाते हैं, आयत की लंबाई दे दी है, आयत की चौड़ाई दे दी है और कह रहा है उसका क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में, तो लंबाई कितनी है 2.5, चौड़ाई 1.253। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3.1325 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको नियम लिखाया था कि विभिन्न मापों को जोड़ते, घटाते, गुणा तथा भाग करते समय अंतिम परिणामों में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए। तो अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए जितना कि दशमलव के बाद सबसे कम माप आप सकें, माप वाली हो, जो सबसे कम अंकों वाली माप हो। तो सबसे कम अंकों वाली माप कहां तक होगी, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा 3.1 मीटर। ये आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आप एनसीईआरटी की अगली हेडिंग लेते हैं। अगला देखिए, हमारी अगली हेडिंग है बीमा, बीमाएं।
जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमेंशंस, डायमेंशंस बीमा। देखिए किसी भौतिक राशि के बारे में तो आपको मैंने बताया ही पहले। किसी भौतिक राशि की जो बीमा होती है वो वे घाते होती हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, बीमीय विश्लेषण कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। तो जैसे कोई भौतिक राशि हो और उसका मात्रक, जैसे लंबाई है, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर। अब कहीं आप मीटर स्क्वायर को व्यक्त कर रहे हैं क्षेत्रफल के रूप में, तो जो मीटर के ऊपर आपने स्क्वायर लगाया, घाते लगाई, वो उस भौतिक राशि की क्या व्यक्त करती है, डायमेंशंस व्यक्त करती है, बीमा व्यक्त करती है। तो इसकी डिफिनीशन में लिख देता हूं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घाती होती हैं, वह घाती होती हैं, वह घाती होती हैं जो उस राशि के, जो उस राशि के, जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, मात्रक को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब इस चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि मैंने कहा किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घाते होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, जो है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विमीय विश्लेषण कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि मूल मात्रक मुख्य रूप से, मूल मात्रक कौन कौन से हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, कमेंट करके आप बताइएगा कौन कौन से मूल मात्रक हैं। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, कौन कौन है, लंबाई, दूसरा कौन सा है, द्रव्यमान, तीसरा कौन सा है, समय। इन मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और इसके, इनकी सहायता से जो लिखे जाते हैं मात्रक, उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, हम आपको कुछ भौतिक राशियों की बीमा लिखना सिखाते हैं। देखिए लंबाई को हम क्या, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। सबसे पहला चीज आप ये जान लीजिए, किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे लिखते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी सबसे पहले किसी की बीमा लिखना होगा तो क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। दूसरी चीज, लंबाई को मैं किससे प्रदर्शित कर रहा था, एल से, और द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे, एम से, और समय को किससे प्रदर्शित करेंगे, टी से प्रदर्शित करेंगे। अब इसी की सहायता से हम बीमा निकालते हैं। तो इसमें आ गया ताप, ताप को थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे जैसे आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। मूल तो यही है, लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से। तो अब आप ध्यान दीजिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं मूल राशियां, मूल राशियां, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं मूल मात्रक, मूल मात्रक, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं इसकी बीमा। अब चलिए मैं आपको एक एक बीमा निकाल के बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, तभी आप इसको निकालना सीख पाएंगे। जैसे मैं एक भौतिक राशि ले रहा हूं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसी में लिखेंगे। तो देखिए मीटर स्क्वायर है, तो मीटर किसका मात्रक है, किसका मात्रक, लंबाई भौतिक राशि का मात्रक है। लंबाई को किससे लिखते हैं, एल, और इसके ऊपर कितनी घात है, 2, तो क्या लिख देंगे, L2। समझ गए लिखना, ऐसे लिखते हैं। अब दूसरा जैसे मैं लिख रहा हूं, देखिए
क्षेत्रफल के बाद आता है आयतन। आयतन को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। आयतन को कैसे लिखते हैं? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे? मीटर मीटर मीटर, तो कितना हो गया? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को क्या लिख देंगे? एल की पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि इसकी पावर 3 है। समझ गए? अब जैसे दूसरा मैं लिखता हूं, एक तीसरा देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं वेग। वेग वेलोसिटी। वेलोसिटी वेग बराबर क्या होता है? आपको पता है, विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी एक क्या है? दूरी ही है। तो विस्थापन को किससे व्यक्त करते हैं? मीटर से, क्योंकि लंबाई ही है। समय को किससे व्यक्त करते हैं? यहां देखिए लिखा है सेकंड से, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर बटे सेकंड। तो मीटर को किससे लिखेंगे? एल से, ध्यान दीजिएगा। समय को किससे लिखते हैं? टी से। तो इसको, ये टी ऊपर चला जाता है, जो चीज हर में है अगर ऊपर जाती है तो इसकी पावर प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा एल टी की पावर -1। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और भौतिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10-15 भौतिक राशियों की विमा निकाल के आपको बताते हैं। अब आगे देखिए, अब ये आप मूल राशियां ये सब अब आप लिख लीजिएगा, मैं निकाल के आपको बता रहा हूं एक एक का। अब हमारी अगली भौतिक राशि होती है, वेग के बाद आता है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। इसका सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। अच्छा, वेग का अभी आप लोगों ने निकाला है, वेग का अभी पीछे आपने क्या निकाला? मीटर बटे सेकंड। तो वेग का लिख लीजिए ऐसे, मीटर बटे सेकंड। अच्छा, नीचे एक समय और है, तो इसको क्या लिखोगे? सेकंड। तो सेकंड गुणे सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर को किससे लिखा था आपने? एल से, लिख लीजिए। और सेकंड स्क्वायर को क्या लिखोगे? टी का स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -2। ऐसे इसको लिखेंगे। भाई मैंने कहा जो घात नीचे अगर प्लस में ऊपर जाती है माइनस हो जाती है, तो एल टी की पावर -2 हो गया। आगे आपका क्या है? फिर देखिए क्या है? बल है। बल को क्या लिखते हैं? फोर्स लिखते हैं। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। फार्मूला भी आप याद करते चलिएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? मीटर से, सॉरी किलोग्राम। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? किलोग्राम। अच्छा, त्वरण को किससे लिखते हैं? अभी आपने तुरंत पढ़ा, त्वरण को किससे लिखते हैं? यहां मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो लिख लीजिए मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब इसका कैसे लिखोगे? द्रव किलोग्राम को क्या लिखोगे? एम, क्योंकि द्रव्यमान है। और मीटर बटे इसका क्या आपने लिखा था? एल टी की पावर -2। तो जो बल की विमा आ गई कितनी आ गई? एम एल टी की पावर -2। इसके बाद आता है कार्य, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो बल की विमा कितनी होती है? अभी आपने निकाला, एम एल टी पावर -2। और विस्थापन की क्या होती है? एल होती है। तो आधार समान हो, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा? एम एल टू टी पावर -2 हो जाएगा। अब आगे हमारा है आवेग। आवेग, इम्पल्स जिसको कहते हैं, इम्पल्स। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय। ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप निकाल पाइएगा विमा। अब देखिए बल की विमा कितनी आई है? एम एल टी पावर -2। और समय क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो देखिए अब आधार समान है, घाते जुड़ने के बजाय घटेगी, यहाँ +1 है यहाँ माइनस है, तो क्या आ जाएगा? एम एल टी पावर -1। ऐसे आप निकालेंगे। इसके बाद हमारा है दाब। दाब को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। इसको तो आप जानते ही होंगे, बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना होगा? बल का आपने निकाला है एम एल टी पावर -2। क्षेत्रफल का आपने पहले क्या निकाला था? L2। तो ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? एम एल टी पावर -2। और ये ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? आधार समान हो तो घातें
तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये आपका दाब का हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या आता है, संवेग आता है, ये भी लिख लीजिए, संवेग इंपॉर्टेंट है। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv होता है। तो द्रव्यमान का क्या हो गया, m हो गया, और वेग का कितना हो गया, lt की पावर -1, तो संवेग का कितना हो गया, mlt की पावर -1। इसके बाद आता है शक्ति, शक्ति ये देख लेते हैं। कार्य बटे समय, कार्य का क्या होता है, ml2 t पावर -2, समय का कितना होता है, t होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml2 t पावर, ये ऊपर जाएगा तो -2, और ये भी जाएगा t की पावर -1 हो जाएगा, तो ml2 t पावर -3, ये आपका किसका हो जाएगा, शक्ति। तो इतनी डायमेंशंस जो मैंने आपको बताई ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम और आगे जो भी बची है डायमेंशंस इंपॉर्टेंट उनको बताते हैं। हमारी अगली डायमेंशंस है, अगली जो बीमा है उसको हम समझ लेते हैं। अगला हमारा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। थोड़ा सा इसको मैं आपको फार्मूले से बताता हूं। देखिए एक फार्मूला होता है F बराबर G m1m2/r², इसको न्यूटन ने दिया था। तो G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो G का मान अगर निकालना हो तो क्या करोगे, इसको गुणा कर दो, F इंटू r² हो जाएगा, बटे नीचे क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा। तो F का मात्रक क्या है, न्यूटन है, बल का क्या है, न्यूटन है, R का क्या है, मीटर स्क्वायर है, और द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम का स्क्वायर है। अब इसकी बीमा कैसे लिखो, न्यूटन माने बल का, बल की बीमा क्या होती है, mlt पावर -2, यही होती है। मीटर का क्या होता है, L2 होता है, और नीचे किलोग्राम का क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आधार समान है तो ये घातें जुड़ेंगी, ml3 t पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर -2। तो इसको कैसे लिखोगे, देखिए अब इसमें से घट जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एक और ले लेते हैं, पृष्ठ तनाव, इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अभी ये आगे आप लोग पढ़ेंगे इसको, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, चैप्टर्स में इसको पढ़ना है, लेकिन मैं अभी डायमेंशंस कुछ आपको बता दूं जिससे आप याद रखें। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे लंबाई। क्या होता है, बल बटे लंबाई। बल का क्या होता है, न्यूटन, बल का आप जानते हो mlt की पावर -2। लंबाई का क्या होता है, l होता है, तो ये अब देखिए ये l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, lt की पावर -2 और l की पावर -1, तो ये चारों कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, mt की पावर -2। तो ये आपका कितना हो गया, पृष्ठ तनाव का हो गया। आगे आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे। अब आगे हमारा है बल नियतांक। बल नियतांक, जो स्प्रिंग का बल नियतांक होता है उसकी बीमा पूछ रहा है। तो बल नियतांक बराबर क्या होता है, बल बटे विस्थापन। ये सब आपको याद रखना है, बल बटे विस्थापन, बल बटे विस्थापन। बल को क्या कहते हैं, mlt की पावर -2, और विस्थापन को क्या कहते हैं, L कहते हैं। तो ये L से L चाहो तो कट गया, तो क्या आ गया, mt की पावर -2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो बल नियतांक बराबर क्या होता है, बल बटे विस्थापन, इसको इस प्रकार से समझ। अब मैं कुछ डायमेंशंस आपको लिख देता हूं, आप लोग उसको लगा के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे कि सर इसकी बीमा इतनी होती है।
तो मैं कुछ डायमेंशंस लिख दे रहा हूं, आप लोग करिएगा होमवर्क में। चलिए, उसके बाद मैं अगला टॉपिक लेता हूं, जैसे जड़त्व आघूर्ण। मैं होमवर्क लिख रहा हूं, आपको करना है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण फार्मूला खोज के आप लोग लिखिएगा, जड़त्व आघूर्ण। दूसरा मैं लिख देता हूं प्रत्यास्थता गुणांक। ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रत्यास्थता गुणांक। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बिना इसकी बताएंगे। तीसरा श्यानता गुणांक नीटा, श्यानता गुणांक नीटा। इसके बाद विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हीट, स्पेसिफिक हीट सॉरी। बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान बोल्ट्जमान नियतांक। छठवां में लिख देता हूं तापीय प्रसार गुणांक, तापीय प्रसार गुणांक। इसके बाद आपका आ जाएगा तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता। इसके बाद आपका आ जाएगा विकिरण दाब, विकिरण दाब। और भी कुछ डायमेंशंस मैं आपको दे दूंगा, उसका आप लोग डायमेंशन निकालिएगा। भौतिक राशियां दे दूंगा जिसका डायमेंशन आप लोग निकालिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपना अगला हेडिंग लेते हैं। अब हम अपनी अगली हेडिंग लेते हैं एनसीईआरटी की, विमाओं के उपयोग। हमारी अगली हेडिंग है विमाओं के उपयोग, विमाओं के उपयोग। यूज ऑफ डायमेंशंस, यूज ऑफ डायमेंशंस। विमाओं के तीन उपयोग, चार उपयोग हैं, जिसमें पहला उपयोग एनसीईआरटी में है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना। पहला क्या है? एक पद्धति के मात्रकों को, एक पद्धति के मात्रकों को, मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना, दूसरे पद्धति में बदलना। तो ध्यान दीजिए, एक पद्धति के मात्रक को जैसे एग्जांपल में दे दूं, जैसे आप लिख रहे हैं कि मान लीजिए कोई किसी वस्तु की चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर्स है, घंटा है, इसको हम किसमें बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। कितना आएगा? तो एक पद्धति के मात्रक को हम क्या कर रहे हैं? दूसरे पद्धति में बदल रहे हैं, ये काम करना है। दूसरा इसका है अज्ञात राशियों की विमा ज्ञात करना, अज्ञात राशियों की, अज्ञात राशियों की विमा ज्ञात करना, विमा ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, अज्ञात राशियों की विमा कैसे? जैसे मान लीजिए वांडर वाल्ट गैट समीकरण है P प्लस ए बटे वी स्क्वायर बी माइनस बी बराबर आर टी। इसमें कोई पूछ ले आपसे ए तथा बी का मान निकालिए, तो ये ए तथा बी क्या है? अज्ञात राशियां हैं, इसकी इसका मान आपको ज्ञात करना है या बीमा ज्ञात करनी है। तीसरा हमारा है किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना, जैसे किसी सूत्र की, किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना। तो मान लेते हैं कोई सूत्र है जिसकी सत्यता की हमको जांच करनी है। तो जैसे मान लो एक सूत्र है b बराबर यू प्लस ए टी। अब इसकी सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे कि ये सूत्र b बराबर यू प्लस ए टी ही होना चाहिए, गति का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ए टी स्क्वायर क्यों नहीं होगा? हो सकता है। इसके लिए सूत्र जो है सत्यता की जांच पर आधारित है, खरे उतरेंगे तो ये सूत्र है, अन्यथा ये सूत्र गलत है, इसको भी करेंगे। अगला है विमीय विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा सूत्र स्थापित करना, विमीय विधि द्वारा सूत्र स्थापित करना।
जैसे कोई सरल लोलक का आवर्तकाल है, जैसे कोई एग्जाम्पल एक सूत्र में सरल लोलक का आवर्तकाल उसके धागे की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो उसके लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये इतने टॉपिक हैं जो विमाओं के उपयोग में आपको पढ़ने हैं और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज तक हम यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। और जो भी डायमेंशंस मैंने होमवर्क में दिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।